मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका दिन मंगलमय हो। आज है 12 मई 2021 को करंट अफेयर के शो में एनालाइज स्ट्रेटेजी के पर मैं आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज का हम लोग पहले को प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न, विश्व नर्सिंग दिवस कब मनाते हैं? विश्व नर्सिंग दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन ए 1 मई, बी 8 मई, ऑप्शन सी 12 मई, ऑप्शन डी 12 जनवरी। इसमें से कौन सा सही होगा? 12 मई। कौन सा सही होगा? 12 मई को क्या मनाते हैं? विश्व नर्सिंग दिवस। ठीक है, विश्व नर्स दिवस कब मनाते हैं? 12 मई को। तो बाकी तीन ऑप्शनों को भी देख लिया जाए। चलिए चलते हैं ऑप्शन तीनों ऑप्शनों की तरफ। ऑप्शन पहले में 1 मई को क्या मनाते हैं? विश्व श्रमिक दिवस। क्या? विश्व श्रमिक दिवस। ठीक है, 8 मई को है रेड क्रॉस दिवस। 8 मई क्या है? रेड क्रॉस दिवस। रेड क्रॉस दिवस। ठीक है, रेड क्रॉस दिवस 8 मई को है। और 12 जनवरी को युवा दिवस। 12 जनवरी को युवा दिवस है, जो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को मनाया जाता है। 12 जनवरी को युवा दिवस। ठीक है, युवा दिवस है जो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक है, तो रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? 1863 में। इसका मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा में। मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा में। इसकी स्थापना किसने की? हेनरी ड्यूडेंट ने की। ठीक है, और हेनरी ड्यूडेंट को 1901 में प्रथम शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। इसको भी नोट कर लीजिएगा। हेनरी ड्यूडेंट को क्या मिला था? प्रथम शांति का नोबेल पुरस्कार। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? ऑप्शन ए राफेल नडाल, ऑप्शन बी नाओमी ओसाका, ऑप्शन सी नोवाक जोकोविक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर राफेल नडाल को चुना गया है। किसको चुना गया है? राफेल नडाल को। तो चलिए बाकी दो ऑप्शनों को भी देख लेते हैं। नाओमी ओसाका और नोवाक जोकोविक। नाओमी ओसाका और नोवाक जोकोविक ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। ठीक है, और नाओमी ओसाका को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? नाओमी ओसाका को। नाओमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता है। ठीक है, इसको ध्यान करिएगा। चलिए तो इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न, रघुनाथ महापात्रा का संबंध है जिनका हाल ही में निधन हो गया। रघुनाथ महापात्रा का संबंध किससे है? गायक से, लेखक, मूर्तिकार और वास्तुकार। तो रघुनाथ महापात्रा क्या थे? एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। ठीक है, रघुनाथ महापात्रा तो मूर्तिकार थे। इनको 2013 में पद्म विभूषण मिला था। ठीक है, 2013 में क्या मिला? पद्म विभूषण। ठीक है, क्या मिला? पद्म विभूषण। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रित्जकर पुरस्कार सन 2021 में किसे मिला? ऑप्शन ए एनी लैकुटन, ऑप्शन बी जीन फिलिप वासल, ऑप्शन सी बालकृष्ण दोषी और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो प्रित्जकर पुरस्कार किसे मिला है? ए और बी दोनों। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, एनी लैकुटन को और जीवन फिलिप वासल को। ठीक है, जीवन फिलिप वासल और एनी लैकुटन। तो प्रित्जकर पुरस्कार किसे मिला? एनी लैकुटन और जीन फिलिप वासल। अब ऑप्शन सी को भी देख ले। ऑप्शन सी 2018 में इनको मिला था। प्रित्जकर पुरस्कार 2018 में इनको मिला था। ठीक है, ये प्रित्जकर पुरस्कार किस में मिलता है? आर्किटेक्चर के क्षेत्र में मिलता है। इसको आर्किटेक्चर का नोबेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्किटेक्चर का नोबेल कहा जाता है। ठीक है, तो इनको बालकृष्ण दोषी, ये भारतीय है। ठीक है, ये भारतीय है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, इंडोनेशिया के किस ज्वालामुखी में उद्गार हुआ है? ऑप्शन ए माउंट सिनेबांग ज्वालामुखी, ऑप्शन बी स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, ऑप्शन सी एटना ज्वालामुखी और ऑप्शन डी बैरन द्वीप ज्वालामुखी। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए माउंट सिनेबांग ज्वालामुखी
जो इंडोनेशिया में जिसमें उद्गार हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बाकी तीनों ऑप्शनों को देख लेते हैं। ऑप्शन बी स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ठीक है, ठीक ना। चलिए तो इसी के बाद हम लोग अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। एटना ज्वालामुखी। एटना ज्वालामुखी कहाँ की है? इटली की। कहाँ की है? इटली। और ऑप्शन डी बैरन द्वीप ज्वालामुखी। बैरन द्वीप ज्वालामुखी एकमात्र भारत की सक्रिय ज्वालामुखी है। एकमात्र भारत की सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? बैरन द्वीप ज्वालामुखी। ठीक है, ये कहां पर है? अंडमान निकोबार में। कहां पर है? अंडमान निकोबार में। तो चलिए इसी के साथ हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए तो हम लोग इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए कोई फरिश्ता नहीं आएगा। आपके सपनों को पूरा करने के लिए कोई फरिश्ता नहीं आएगा। सपना आपका है, सब पूरा आपको करना है, इसलिए आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए तो इसी के साथ हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं बताएंगे? चलिए ऑप्शन ए 9 जनवरी, ऑप्शन बी 10 जनवरी, ऑप्शन सी 14 सितंबर, ऑप्शन डी 11 मई। इसका सही आंसर क्या है? 11 मई। इसको मनाना शुरू कब से हुआ है? इसको मनाना शुरू 11 मई 1998 से। कब से? 11 मई 1998 से, जब भारत का सेकेंड अर्थात दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ पोखरण में। सेकेंड परमाणु परीक्षण जब कहाँ हुआ? पोखरण में, पोखरण राजस्थान में। ठीक है, पोखरण राजस्थान में हुआ। तो इसका तो परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में होगा। उसका जो ध्येय दिया गया उसको क्या कहा गया? ऑपरेशन शक्ति। क्या कहा गया? ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, ऑपरेशन शक्ति के नाम से तो दूसरा परीक्षण हुआ। इसका नेतृत्व किसने किया था? जो दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ उसका नेतृत्व किसने किया? एपीजे अब्दुल कलाम ने। किसने किया? एपीजे अब्दुल कलाम ने। तो पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ। कब हुआ? 1974 में। कहां पे हुआ? यह भी पोखरण में हुआ था। कहां पर? पोखरण राजस्थान में। ठीक है, पोखरण राजस्थान। ठीक है ना। तो इसका जो पहला परमाणु परीक्षण था इसका क्या था? ध्येय वाक्य। इसका ध्येय वाक्य था बुद्ध खुश हुए। क्या? बुद्ध खुश हुए। ठीक है, बुद्ध खुश हुए, बुद्धा स्माइलिंग। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। चलने से पहले हम लोग जो ऑप्शन है इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। क्यों मनाते हैं? 9 जनवरी को हुई 1915 में 9 जनवरी को ही गांधी जी अफ्रीका से वापस आए थे। कहां से? अफ्रीका से। कब आए थे? 1915 में जब गांधी जी अफ्रीका से वापस आए तभी उसी डेट को 9 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को हिंदी दिवस। क्या मनाते हैं? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस का मनाते हैं 10 जनवरी को। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। ठीक है, अर्थात 14 सितंबर को मनाते हैं। चलिए इसी के साथ हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय अर्गायन दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन ए 10 मई, ऑप्शन बी 2 फरवरी, ऑप्शन सी 28 फरवरी, ऑप्शन डी है 31 मई। इसमें सही कौन सा है? 10 मई को। 10 मई क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय अर्गायन दिवस। ठीक है, तो बाकी ऑप्शनों को भी डिस्कस कर लिया जाए। चलिए चलते हैं बाकी ऑप्शनों की तरफ। 2 फरवरी क्या मनाते हैं? आर्द्रता भूमि दिवस। ठीक है,
आर्द्रता भूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। आर्द्रता भूमि दिवस का मतलब कि रामसर साइट में जो भूमियां शामिल हो जाती हैं उसको आर्द्रता भूमि दिवस। भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? 42। कितनी रामसर साइट है? 42 अर्थात 42। ठीक है, 42 रामसर साइट है। पहली रामसर साइट कौन सी थी? फर्स्ट रामसर साइट कौन सी थी? चिल्का। चिल्का झील का नाम सुना है ना, वही थी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग चलेंगे अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन 28 फरवरी। 28 फरवरी को क्या मनाते हैं? विज्ञान दिवस। क्या मनाते हैं? विज्ञान दिवस। विज्ञान दिवस। ठीक है, और 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस। तो चलिए इसी के साथ हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य की सरकार ने कोविवैन हेल्पलाइन सेवा शुरू की है? कोविवैन हेल्पलाइन सेवा किस राज्य ने शुरू की है? बताइए, किस राज्य ने? दिल्ली में। किसने? दिल्ली सरकार ने। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग इस ऑप्शनों को भी डिस्कस कर लें। दिल्ली, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? केजरीवाल। कौन है? केजरीवाल। अब बाकी इन तीनों जगह पे अभी हाल ही में मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ है। ठीक है, ध्यान करिएगा। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी पे क्या हुआ है? हाल ही में मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ है। तो पश्चिम बंगाल की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? वापस से ममता बनर्जी। ठीक है, यहाँ के तमिलनाडु का कौन बने हैं? एम के स्टालिन। ठीक है, और यहाँ के एन रंगास्वामी। ठीक है, पुडुचेरी के एन रंगास्वामी। तो हम लोगों ने देखा कि किस राज्य सरकार ने कोविवैन हेल्पलाइन सेवा शुरू की है? दिल्ली सरकार ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? केजरीवाल। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी। तमिलनाडु के एम के स्टालिन। और ऑप्शन डी पुडुचेरी के एन रंगास्वामी। हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था कि कोविड-19 स्वास्थ्य बीमा योजना किस सरकार ने शुरू की है? किस सरकार ने शुरू की थी? कहाँ की सरकार ने? गोवा में। ठीक है, गोवा में शुरू किया गया था कोविड-19 स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न 9वें प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना के इलाज के लिए कौन सी योजना चलाई है? कोरोना के इलाज के लिए कौन सी योजना चलाई है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना। ऑप्शन बी कोविड-19 स्वास्थ्य बीमा योजना। ऑप्शन सी कोजीत। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा सही होगा? इसमें से ऑप्शन ए सही होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना चलाई है जो फ्री में कोविड-19 का उपचार करेगी। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया कोविड-19 स्वास्थ्य बीमा योजना किसने चलाई थी? गोवा सरकार ने। ठीक है, और कोजीत योजना हमारे देश के वीर जवानों के द्वारा चलाया गया है। कोजीत योजना सशस्त्र बल सेना के द्वारा चलाया गया। सॉरी, सशस्त्र बल सेना के द्वारा चलाया गया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ। अप्रैल माह 2021 का किसे आईसीसी द्वारा सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है? ऑप्शन ए ऋषभ पंत। ऑप्शन बी रविंद्रचंद्रन अश्विन। ऑप्शन सी भुवनेश्वर। और ऑप्शन डी बाबर आजम। इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन डी बाबर आजम को, जो पाकिस्तान के। कहाँ के हैं? पाकिस्तान के। ठीक है, कहाँ के? पाकिस्तान के। तो बाकी इन तीनों ऑप्शनों को भी देख लिया जाए। ये तो अप्रैल माह के चुने गए। अप्रैल माह के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर आईसीसी द्वारा कौन चुने गए हैं? बाबर आजम। ऑप्शन ए ऋषभ पंत को जनवरी का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया, जनवरी का। और रविंद्रचंद्रन को फरवरी का। ठीक है, और भुवनेश्वर को मार्च का। ठीक है ना, तो फिर से हम लोग देख लें। अप्रैल माह किसको चुना गया? बाबर आजम को। ठीक है, ये कहाँ के? पाकिस्तान की। अब जनवरी का किसको चुना गया था? ऋषभ पंत को। फरवरी का रविंद्रचंद्रन अश्विन को। और मार्च का भुवनेश्वर को। चलिए ठीक है, हम लोग जान लेते हैं आईसीसी के बारे में। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। कहाँ है? दुबई में। ठीक है,
इसकी स्थापना कब हुई? 1909 में। इसके अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले। कौन है? ग्रेग बर्कले। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसी के साथ चलेंगे अपने स्टैटिक जीके की दुनिया में। चलिए, तो हम आपको स्टैटिक जीके में जाने से पहले हम आपको थोड़ा सा यूएनओ का रिवाइज करा देते हैं। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हिंदी में नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। ठीक है, इसमें कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? 50 सदस्यों ने। कितने सदस्यों ने? 50 सदस्यों ने। एक पोलैंड था जिसने हस्ताक्षर नहीं किया। ठीक है, इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? 10 जनवरी 1945 को ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ? 10 जनवरी 1945 को ब्रिटेन में हुआ प्रथम अधिवेशन, जिसमें 51 देशों ने भाग लिया था, जिसमें पोलैंड शामिल था, लेकिन हस्ताक्षर पोलैंड ने नहीं किया है। ठीक है, इसकी मुख्य कार्यकारी भाषा कितनी है? 6 है, जिसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था। रूसा फेस। रू से रशियन, स से स्पेनिश, एफ से फ्रांसीसी, ए से अरबी, सी से चाइनीज या मंदारिन और ई से इंग्लिश। लेकिन इसकी मुख्य कार्यकारी भाषा कौन सी है? इंग्लिश और स्पेनिश। फिर हम लोगों ने जाना कि इसके कितने अंग होते हैं? इसके अंग भी 6 होते हैं। ठीक है, उसमें से एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का केवल मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? हेग के नीदरलैंड में। और बाकी सभी 5 संस्थाओं का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और यूएनओ का भी। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल जजों की संख्या कितनी होती है? 15। इसमें अब तक कितने भारतीय जज बन चुके हैं? 4। ठीक है, वर्तमान में कौन है? दलवीर भंडारी। इसमें जजों के कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष। उसके बाद हम लोग जाना सुरक्षा परिषद के बारे में। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। कितने? 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिसका हमने ट्रिक बताया, रूसा फेस। क्या? रूसा फेस। रूस, फ्रांस, अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे, यूएनओ का हमने शॉर्ट में अपने जान लिया। अब इसके बाद आज हम लोग का स्टैटिक जीके में तैयार शुरू होगा कि भारत के संविधान का निर्माण कब और कैसे शुरू हुआ। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे संविधान के स्टैटिक जीके की तरफ। हम लोग संविधान की तरफ चलने से पहले मैं आपसे 2 बातें कहूँगा। संविधान को आप लोग बहुत ही मजबूती के साथ ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और उसके हर एक बिंदु को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन मिलता है हर एक एग्जाम में। या तो वो यूपीपी हो, यूपीएसआई हो, 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम तो हर एक एग्जाम में मिलना है। एसएससी हो, कोई भी आप एग्जाम दे के देखना। ठीक है, तो इसी के साथ हम चलेंगे। और इससे पहले चलने से पहले मैं आपसे एक बात कहूँगा कि आप इस चीज़ से घबराना नहीं। इसमें बहुत ज़्यादा सन है, तो उसको हम लोग याद कैसे करेंगे? वो याद कराने की हमारी जिम्मेदारी, हम आपको याद करा देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं संविधान के पहले क्वेश्चन की तरफ। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इस भूमिका में पहला क्वेश्चन है कि भौगोलिक खोजों में अहम भूमिका किसने निभाई? भौगोलिक खोजों में अहम भूमिका पुर्तगाल। किसने? पुर्तगाल और स्पेन ने निभाई। पुर्तगाल और स्पेन ने निभाई। भौगोलिक खोजों में अहम भूमिका किसने निभाई? पुर्तगाल और स्पेन ने। यहाँ तक तो हो गया भौगोलिक खोजों ने उनमें अहम भूमिका निभाई। अगर भूमि की खोज होगी, हम कह रहे हैं कि हमको अगर पता ना हो कि हमारे गांव के बगल में एक दूसरा गांव है, तो हम कैसे वहाँ पे व्यापार करने जाएंगे अगर हमको किसी चीज़ का व्यापार करना है तो। इसीलिए जब हमको पता चला कि विश्व में पता चला कि भाई हमारे देश के अलावा भी अन्य देश हैं जहाँ पर अच्छे उत्पाद होते हैं, जैसे भारत, उस समय भारत में बहुत ही अच्छी स्थिति थी। तो यहाँ पर आगे चल के हम लोग बात करेंगे कैसे हुआ। तो पुर्तगाल और स्पेन ने
अहम भूमिका निभाई। ठीक है, भौगोलिक खोजों में। अब आगे चलने पर यहाँ पर पुर्तगाल का शासक, पुर्तगाल का जो शासक था, पुर्तगाल के शासक थे हेनरी, हेनरी नाम के एक पुर्तगाल के शासक थे। जैसे अगले पिछले बहुत पुराने समय में राजा होते थे ना, तो वही पुर्तगाल के राजा कौन थे? हेनरी। इन्होंने जहाज रानी नामक स्थान पे, कहा? जहाज रानी, जहाज रानी। अब आपको इसको याद करना है तो आप आसानी से याद कर सकते हो। आप समुद्र में जाओगे, किससे जाओगे? जहाज से जाओगे, तो उसी को मान लीजिए उसी का नाम रख दिएगा जहाज रानी। कोई स्थान था जिसका नाम जहाज रानी रखा गया। जैसे मान लीजिए कि कोई द्वीप विप रहा होगा, तो उस पर प्रशिक्षण करने के लिए यहाँ पर जहाज रानी नामक स्थान पर एक स्कूल खोला गया। कौन सा स्कूल? हेनरी द नेविगेटर। कौन सा? जहाज रानी नामक स्थान पर हेनरी, हेनरी द नेविगेटर। कौन सा? हेनरी द नेविगेटर। ठीक है, हेनरी द नेविगेटर नामक स्कूल खोला गया। तो एक बार हम लोग इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। भौगोलिक खोजों में अहम भूमिका किसने निभाई? अरे भाई, जब भूगोल की हम करें, हमको जब पृथ्वी की जानकारी होगी पूरी, तभी ना हम व्यापार करेंगे, अपने क्षेत्र को बढ़ाएंगे। तो जब भूगोल की जैसे भौगोलिक खोज हो गई, तो किसने की? पुर्तगाल ने कर दिया और स्पेन ने मिलके। अब पुर्तगाल का शासक था हेनरी। कौन थे? हेनरी। ठीक है, उन्होंने जहाज रानी नामक स्थान पे, किस स्थान पर? कोई स्थान था जिसका नाम जहाज रानी था, तो उस स्थान पे हेनरी द नेविगेटर, हेनरी द नेविगेटर नामक स्कूल खुला। किसके लिए? नाविकों के लिए। किसके लिए खोला? नाविकों के लिए। ठीक है, ये बात नोट करना, ये स्कूल किसके लिए था? नाविकों के लिए। ठीक है, तो है अब ये तो स्कूल खुल गया नाविकों के लिए। अब इसी के कुछ छात्रों ने अफ्रीका के 2 तटों की खोज की, जिसमें से अगला प्रश्न है कि 1460 में हेनरी द नेविगेटर के छात्रों ने अफ्रीका के किस तट की खोज की? तो अफ्रीका, हेनरी द नेविगेटर के छात्रों ने अफ्रीका के पश्चिमी तट। आप लोग जानते हो कि ऊपर की तरफ क्या होता है? उत्तर। नक्शे में ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे दक्षिण, आपके दाहिने हाथ की तरफ पूर्व। ठीक है, और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम। ठीक है, पश्चिम है। तो यहां पर मान लीजिए यहां पर अफ्रीका है, तो इसके पश्चिमी तट की खोज किसने कर दी? हेनरी द नेविगेटर के छात्रों ने। कब कर दी? 1460 में। 1460 में क्या कर दी? पश्चिमी तट की खोज, पश्चिमी तट की खोज कर दी। ठीक है, पश्चिमी तट की खोज कब कर दी? 1460 में। किसने की? हेनरी द नेविगेटर के छात्रों ने। हेनरी द नेविगेटर कहां पर स्थित था? जहाज रानी नामक स्थान पे। जहाज रानी नामक स्थान का शासक कौन था? हेनरी। और हेनरी कहां का शासक था? पुर्तगाल का। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। मान लीजिए ये तो हो गया पश्चिमी तट की खोज। हम लोगों ने जाना कि पश्चिमी तट की खोज किसने की? हेनरी द नेविगेटर के छात्रों ने कर दी पश्चिमी तट की खोज। इसको कहा क्या जाता था? केप वर्डे। क्या कहा जाता था? केप वर्डे। केप वर्डे के नाम से किसको जाता था? पश्चिमी तट को। पश्चिमी तट, जैसे मान लीजिए कि भूगोल है, ये ग्लोब है, तो ये क्षेत्र हो गया पश्चिमी, ये पूर्वी, ये उत्तरी और ये दक्षिणी। ठीक है, तो इधर आसपास कहीं ये हम लोग का भारत का यहाँ पर लोकेशन है। ठीक है, तो इसी के आसपास इधर के पश्चिमी तट की खोज किसने कर दी? हेनरी द नेविगेटर के छात्रों ने कर दी। कब कर दी? 1460 में। 1460 में कर दी। ठीक है, तो इसके बाद आगे पश्चिमी तट की तो खोज हो गई। यहां से कोई व्यक्ति यहां पर आ गया। अब दूसरा व्यक्ति 1488 में कोई डीमोस नाम का व्यक्ति था। कौन? डीमोस नाम का कोई व्यक्ति था, जिसने 1488 में डीमोस, कौन? डीमोस नाम के व्यक्ति ने अफ्रीका के दक्षिणी तट की परिक्रमा कर ली। ठीक है, दक्षिण तट पे पहुंच गया। उसको क्या कहा गया? अफ्रीका के दक्षिण तट पहुंच गया। अब मान लीजिए कि आपकी घर चौक, मान लीजिए चौराहा है, आप इधर चले गए और आपको जाना है कहाँ है? यहाँ पर। तो आपको तो यहाँ तक जाना था, पता था, तो ये खोज किसने कर दी? 1460 में हेनरी नेविगेटर के छात्रों ने कर दी थी। लेकिन आपको जाना यहाँ पर है, तो यहाँ पर डीमोस नामक व्यक्ति ने यहाँ पर पहुंचा और यहाँ से घूमते हुए यहाँ पर पहुंच गया। कब पहुंचा? 1460
1988 में। ठीक है, अब इस स्थान को कोई नाम देना था, इन्होंने क्या नाम दिया, केप ऑफ गुड होप। जब दक्षिण तट की खोज हुई तो उसको नाम क्या दिया गया, केप ऑफ गुड होप। ठीक है, तो आप आसानी से याद कर सकते हो। मान लीजिए कि कोई वृत्त है, ठीक है, अब इसकी खोज करनी है, इसकी खोज हो गई। खोज किसने कर दी, पुर्तगाल ने और स्पेन ने। ठीक है, अब इसकी तो खोज, इस पे जैसे कि भौगोलिक खोजों का श्रेय किसको चला गया, पुर्तगाल और स्पेन को। अब पुर्तगाल का कोई शासक है हेनरी नाम का, कौन है, हेनरी नाम का कोई शासक है, जिसने जहाज रानी नामक स्थान पे, यहीं पर कहीं जहाज रानी नामक स्थान है, वहां पर एक हेनरी द नेविगेटर नामक स्कूल खोल दिया। अब इस स्कूल तो खोला गया, किसके लिए खोल दिया गया, नाविकों के लिए। अब मान लीजिए नाविक रहेंगे तो नाविक क्या करते हैं भाई, मछली पकड़ते हैं, एक स्थान, अगर स्थान का पता नहीं तो एक स्थान से दूसरे स्थान का पता लगाते हैं व्यापार के लिए। तो इन्होंने यही काम शुरू किया। तो 1466 में हेनरी द नेविगेटर के छात्रों ने यहाँ से घूमते हुए यहाँ पर पहुंच गए 1466 में। ठीक है, कहाँ पर पहुंचे, पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट पहुंच गए। अब इसको नाम देना था, तो उन्होंने कर दिया, चलिए ठीक है, ये केप वर्डे है। क्या है, केप वर्डे। तो 1460 में केप वर्डे का खोज हो गया, 1460 में। ठीक है, केप वर्डे खोज हो गया। अब बात हो गई कि भाई यहाँ तक पहुंच गए, अब इसके राउंड अप किया जाए, अर्थात इसके दक्षिणी तट पे पहुंचा जाए। तो दूसरा व्यक्ति आया डिमोस नाम का, जिसने इसको दक्षिणी तट तक डिमोस नामक व्यक्ति दक्षिणी तट पर पहुंच गया। कब पहुंचा, 1488 में। तो 1460 में तो कौन सी खोजी, पश्चिमी तट की। 1488 में इसकी दक्षिणी तट की हो गई। इसको नाम क्या दिया गया, केप ऑफ गुड होप या उत्तर सासा। क्या, उत्तर सासा। ठीक है, तो हम लोगों ने जान लिया कि दक्षिणी तट की, पश्चिमी तट की खोज कब होगी, 1460 में। कब हुई, 1460 में, जिसको नाम दिया केप वर्डे, और दक्षिणी तट को क्या नाम दिया, केप ऑफ गुड होप या उत्तर सासा। इसकी खोज किसने की, डिमोस नाम के व्यक्ति ने। किसने की, डिमोस नाम के व्यक्ति ने। ये किस स्कूल से पढ़े थे, हेनरी द नेविगेटर के स्कूल से पढ़े थे। हेनरी द नेविगेटर, हेनरी जो था वो पुर्तगाल का शासक था, जिसने जहाज रानी नामक स्थान पर नाविकों के लिए स्कूल खोला। यहीं का विद्यार्थी, हेनरी द नेविगेटर का विद्यार्थी वास्को डिगामा का। कौन था, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा, वास्को डिगामा का आपने नाम सुना है ना, चलिए नहीं सुना तो हम बताते हैं। वास्को डिगामा 1498 में, कब, 1498 में भारत आया। कहाँ आया, ये भारत आ गया। कब आया, 1498 में। कहाँ आया, आप लोग जानते होंगे कि ये मान लीजिए, ये कुछ इस तरह, यह कुछ इस तरह भारत का नक्शा है। ये कौन सा तट है, पूर्वी तट है। ठीक है, ये कौन सा तट है, पश्चिमी तट है। ये इधर का पश्चिमी और इधर का पूर्वी। तो जो वास्को डिगामा था 1498 में आया, ये पश्चिमी तट पे आया। पश्चिमी तट पे तो आया, लेकिन आया किससे, वास्को डिगामा आया किससे, तो वास्को डिगामा, तो मान लीजिए उसकी कोई नाव रही होगी, वास्को डिगामा की कोई नाव रही होगी ना। तो इस नाव का नाम क्या था, इस नाव के नाम किस नाम से आया था, बारबोसा। बारबोसा नामक नाव से वास्को डिगामा कहां पर आया, भारत आया। अब भारत तो आ गया, किस स्थान पर आया, भारत के पश्चिमी तट पर। किस तट पर, पश्चिमी तट पे आया। ठीक है, पश्चिमी तट पे तो आ गया, बारबोसा नामक जहाज से पश्चिमी तट पे तो आ गया। अब किस बंदरगाह पे आया, कप्पक डाबू बंदरगाह, क्योंकि जहाज को रुकने के लिए क्या चाहिए, कोई बंदरगाह चाहिए। तो इस पश्चिमी तट पे बंदरगाह था, कप्पक डाबू नामक बंदरगाह। अब भाई हम कह रहे हैं कि हम कहीं पर जाएंगे, आप किसी के घर पे जाओगे, अगर आपका कोई तिरस्कार करे, अगर दो व्यक्ति हैं, आपका कोई तिरस्कार करे और एक आपका स्वागत करे, तो जो उसमें आप, जो व्यक्ति बड़ा होगा आप उसकी बात मानोगे और छोटे वाले की नहीं मानोगे। तो यहाँ पे जब आया
तो जमूरी, जमूरी नाम के एक राजा थे। पश्चिमी तट पे कालीकट, ये कालीकट का पश्चिमी तट है, ठीक है। पश्चिमी तट पे कालीकट नामक, कालीकट पर बंदरगाह था। कौन सा बंदरगाह? कप्पक डाबू, कप्पक डाबू। कालीकट स्थान पे कौन से राजा थे? जमूरी ने। जमूरी ने वास्को डिगामा का स्वागत किया, लेकिन जमूरी ने तो स्वागत किया, तो तिरस्कार किसने किया? तिरस्कार। लोगों ने जाना कि बारबोसा नामक जहाज से वास्को डिगामा भारत आया। कहां पर आया? पश्चिमी तट पर। किस बंदरगाह पे? कप्पक डाबू नामक बंदरगाह पे। किसने स्वागत किया? जमूरी ने। तो किसने तिरस्कार किया? तिरस्कार यहाँ पर आया तो किसने किया? अरबों ने। किसने? अरबों ने, ठीक है। अरबों ने तिरस्कार कर लिया। चलिए, तो हम लोग चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, युद्ध लड़ा गया। तो 23 जून 1957 कौन सा युद्ध लड़ा गया? प्लासी का युद्ध। कौन सा? प्लासी का युद्ध, ठीक है। प्लासी का युद्ध लड़ा गया। अरे प्लासी का युद्ध तो लड़ा गया, किसके बीच लड़ा गया? प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला और कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हुई? अब मान लीजिए कि आपका कोई घर है, ठीक है। आपका कोई घर है, आपके घर में कोई बच्चा है, तो वहाँ पे बच्चे को अगर कोई दूसरा बच्चा आता है, उसका खिलौना लेता है, तो आप क्या करते हो? वो बच्चा क्या करता होगा? उससे अपना खिलौना लेता है ना। उसी तरह ये रॉबर्ट क्लाइव क्या किया? रॉबर्ट क्लाइव आया यहाँ पर व्यापार करने के लिए, लेकिन व्यापार से सिराजुद्दौला ने रोका, तो इसने क्या किया? रॉबर्ट क्लाइव से लड़ाई कर ली। इन दोनों में लड़ाई होगी, ठीक है। तो इसमें जीत किसकी हुई? रॉबर्ट क्लाइव की, ठीक है। जो कहाँ का क्या था? अंग्रेजी गवर्नर था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंग्रेजी गवर्नर था। एक कंपनी के द्वारा आया था। चलिए, तो इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1759 में कौन सा युद्ध लड़ा गया? 1759 में वेदरा का युद्ध लड़ा गया। कौन सा? वेदरा का, ठीक है। वेदरा का युद्ध लड़ा गया। और 1760 में ये किसके बीच? अंग्रेजों और डचों के बीच। अंग्रेजों और डचों के बीच, ठीक है। ये ध्यान करिएगा, अंग्रेजों और डचों के बीच लड़ा गया था, ठीक है। वेदरा का युद्ध। वानडिवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 1760 में। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कौन सा? वानडिवास, ठीक है। तो वानडिवास का युद्ध। अब बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा। ये परीक्षाओं में कई बार सारे के सारे प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? 1764 में। कब लड़ा गया? 1764 में। किसके बीच? हेक्टर मुनरो और अवध के नवाब सिराजुद्दौला। अवध के नवाब सिराजुद्दौला। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ठीक है। शाह आलम द्वितीय, ठीक है। और अवध के नवाब सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह। और कौन थे? बंगाल के नवाब, ठीक है। बंगाल के नवाब कौन थे? मीर कासिम, ठीक है। इनके बीच लड़ा गया, लेकिन इसमें भी जीत किसकी हुई? अंग्रेजों की, ठीक है। तो चलिए, हम लोगों ने आज संविधान के निर्माण में इतने प्रश्न देखे, और हमने आपसे कल का प्रश्न पूछा था प्रबुद्ध भारत किसकी रचना है? प्रबुद्ध भारत किसकी पत्रिका थी? प्रबुद्ध भारत किसकी थी? स्वामी विवेकानंद की थी। स्वामी विवेकानंद की, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ हम अपना आज का सेशन समाप्त करते हैं। कल आप लोग इसी उत्साह और उमंग के साथ आप चैनल को पूरी तरह सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने तैयारी को बनाए रखें। मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।